वो इंसान जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, वो एक्सपर्ट जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, वो ब्रिलियंट लीडर जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा है। हम इन लोगों को देखते हैं और सोचते हैं यह कभी गलती नहीं कर सकते। सोचते हैं ना? क्या आपने कभी देखा कि यही स्मार्ट पीपल जिनकी सबसे बड़े इम्तिहान में सबसे बुरी तरफ फेल हुए हैं? एक ब्रिलियंट डॉक्टर जो खुद अपनी हेल्थ बर्बाद कर लेता है, एक जीनियस इन्वेस्टर जो अपना सारा पैसा डुबो देता है, एक अवार्ड विनिंग साइंटिस्ट जो एक साधारण से धोखे का शिकार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? डेविड रॉबसन ने सालों तक रिसर्च करके एक खौफनाक सच का पता लगाया। उनकी इंटेलिजेंस उनका सबसे बड़ा हथियार नहीं, उनका सबसे खतरनाक जाल बन जाती है। यह वो इंटेलिजेंस ट्रैप है जिसमें सिर्फ स्मार्ट लोग ही फंसते हैं। हाँ, स्मार्ट लोग। वेलकम टू ध्यान योगी मोटिवेशन, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, जब आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बन जाए। हम सब ने अपनी जिंदगी में यह पहले जरूर देखी है ना? पहली एक ऐसा इंसान जो एकेडमिक वर्ल्ड जो जीनियस हो पर कॉमन सेंस के मामले में एक बच्चे की तरह गलतियां करता है। देखा है आपने? हाँ, कॉमन सेंस के मामले में एक बच्चे की तरह वो गलतियां करता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए आपका अपना चैनल और शुरू हो जाइए मेरे साथ इस शानदार सफर पर, द इंटेलिजेंट ट्रेन। यह पैराडॉक्स जहां एक्सपर्ट नॉलेज आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, बजाय आपको और भी ज्यादा बड़ी बेवकूफ गलतियां करने पर मजबूर करती है। आपकी अपनी दिमागी ताकत ही आपके खिलाफ एक हथियार बन जाती है। एग्जाम्पल, एक बहुत ही सीनियर और रेस्पेक्टेड जज को सोचिए, उन्हें कानून का गहरा ज्ञान है और इसी ज्ञान की वजह से वह इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि वह डीएनए सबूत जैसे नए वैज्ञानिक सबूतों को समझने या स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। उनकी विशेषता उन्हें सच देखने से अंधा कर रही है। यह अपनी बुद्धिमानी की जाल में फंसे हुए। यह किताब इस बारे में नहीं है कि इंटेलिजेंट होना बुरा है, यह इस बारे में है कि इंटेलिजेंट काफी नहीं है। आईक्यू आपके रेशन तर्क संगत होने की गारंटी नहीं देता और ज्यादातर समय हमारा ब्रिलियंट दिमाग हमें सच ढूंढने में नहीं, बल्कि जो हम पहले से मानते हैं उसे सही साबित करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। चैप्टर 2, दिमाग का वकील, मोटिवेटेड रीजनिंग। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक वकील है। एक वैज्ञानिक सबूतों को देखकर एक नतीजे पर पहुंचता है, पर एक वकील पहले ही अपना नतीजा तय कर लेता है। मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, और फिर सिर्फ वही सबूत ढूंढता है और पेश करता है जो उसके नतीजे को सपोर्ट करे। हमारा दिमाग ठीक ऐसा ही काम करता है। इस प्रोसेस को मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम तर्क कर रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ जस्टिफाई कर रहे होते हैं, और स्मार्ट लोग इस काम में बहुत माहिर होते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान को जो एक खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, जब वह अखबार पढ़ता है तो उसका इंटेलिजेंस दिमाग अपनी पार्टी की तारीफ वाली खबरों को तुरंत ढूंढ लेता है और उन्हें साबित करने के लिए 10 तर्क देगा, और विरोधी पार्टी की आलोचना वाली खबरों को वो प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज कहकर बड़ी चालाकी से खारिज कर देगा। वह अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सच जानने के लिए नहीं, अपने बिलीफ को बचाने के लिए कर रहा है। द इंटेलिजेंस ट्रैप यहीं पर है। एक कम इंटेलिजेंट इंसान के पास अपनी गलत धारणा को डिफेंस करने के लिए शायद 2 से 3 कमजोर तर्क होंगे, पर एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान उसी गलत धारणा को डिफेंस करने के लिए 20 मजबूत और कन्विंसिंग तर्क बना सकता है। उसकी इंटेलिजेंस उसे सच के करीब नहीं, उससे और दूर ले जाती है। हो गए ना शौक। चैप्टर 3, डिस्लेक्सिया, आईक्यू और समझदारी का फर्क। कई दशक हम आईक्यू इंटेलिजेंस कॉन्टेक्ट इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत मानते आए हैं, पर अब हमें पता चला है कि हाई आईक्यू आपको एक अच्छी जिंदगी या अच्छे फैसले की गारंटी नहीं देता। बहुत से हाई आईक्यू वाले लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही इमोशनली फैसले लेते हैं, और फाइनली साइंटिस्ट का नाम दिया, मतलब इतने इमोशनली फैसले लेते हैं कि एक कम बुद्धि वाला व्यक्ति उनको चैलेंज कर सकता है। बहुत से हाई आईक्यू अपनी जिंदगी में बहुत ही शानदार फैसले लेते हैं, मानता हूं, पर जो डिफेंसली का नाम लिया, वह हालत एक इंसान का आईक्यू को बहुत हाई होता है, उसकी रेशन थिंकिंग, समझदारी से सोचने की क्षमता बहुत कम होती है। वो मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम तो सोल्व कर सकता है, मैथ्स प्रॉब्लम अपनी डेली लाइफ के सिंपल
बायोसेस नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं ना, पढ़े लिखे कुमार। एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिसका IQ 150 है, वो एक सिंपल से ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो जाता है और अपने सारे पैसे गवा देता है। क्यों? क्योंकि IQ टेस्ट आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नापता है, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या कॉमन सेंस को नहीं नापता। वो यह नहीं नापता कि आप असल में दुनिया की इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। डेविड रिप्सन कहते हैं कि हमें IQ पर रिसर्च करना चाहिए, कि हमें IQ के ऑप्शन से बाहर निकलना होगा और एक नई चीज पर फोकस करना होगा। IQ रेशनैलिटी क्वोशंट यानी समझदारी से सोचने और फैसले लेने की क्षमता। और अच्छी खबर यह है कि IQ के विपरीत RQ को सीखा और बढ़ाया जा सकता है। वो कहते हैं ना, समझदार कौवा कहाँ बैठता है, वही बात है। और मत किससे आती है मत की मत। चैप्टर 4 द ईगो ट्रैप में गलत नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस ट्रैप का सबसे पहला और सबसे आम रूप है ईगो ट्रैप। जब आपको पता होता है कि आप स्मार्ट हैं, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं सब लोग, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक खतरनाक बिलीफ घर करने लगता है, मैं गलत नहीं हो सकता। यह बिलीफ आपको सीखने और ग्रो करने से रोक देता है। जब भी आप कोई गलती की तरफ इशारा करता है आपका दिमाग, तो आप उसे एक फीडबैक की तरह नहीं बल्कि एक पर्सनल अटैक की तरह देखते हैं। आपका इंटेलिजेंस सच को स्वीकार करने के बजाय अपने ईगो को बचाने में लग जाती है। एग्जाम्पल, एक ब्रिलियंट की तरफ जिससे एक ऑपरेशन में एक छोटी सी गलती हो जाती है, एक जूनियर नर्स उस गलती की तरफ इशारा करती है, सर्जन डॉक्टर का ईगो हर्ट हो जाता है। वह अपनी गलती मानने के बजाय उस नर्स पर ही चिल्ला पड़ता है, तुम मुझे सिखाओगी, मेरे इतने सालों का इसमें, तुम अगर इतनी होशियार होती डॉक्टर नहीं बन सकती। उसकी ईगो ने उसे इस संभावित आपदा से बचने का मौका गवा दिया। स्मार्ट लोग अपनी गलतियों के लिए बहुत ही सेटिस्फैक्टरी बहाने बनाने में माहिर होते हैं। वो डाटा को तोड़ मरोड़ सकते हैं, वो दूसरों पर दोष डाल सकते हैं, वो कुछ भी करेंगे पर वह नहीं मानेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है। अगर ऐसा कोई दोस्त इंसान आपकी नजर में हो तो कमेंट जरूर करें। और वही उसके पतन की शुरुआत होती है। जो बदतम होशियार है ऐसे कोई कमेंट करेगा अपने दोस्त के बारे में। 5 द एक्सपर्ट ट्रैप अर्नल्ड डोमिनिज, वीडियो को शेयर करें। यह ईगो ट्रैप का ही एक एडवांस वर्जन है। जब आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप एक और खतरनाक जाल में फंसते हैं, अर्नल्ड डोटिज्म यानी कट्टरता, जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है। आपको लगने लगता है कि क्योंकि आप इस फील्ड में इतना कुछ जानते हैं, इसलिए अब आपको किसी नई इंफॉर्मेशन या नए नजरियों की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी ही नॉलेज के एक खूबसूरत पिंजरे में कैद हो जाते हैं। ये कितना खतरनाक है। आप एक्सपर्ट से डोटमिक कट्टर बन जाते हैं। एग्जाम्पल, लिनस पॉलिंग इतिहास के एकमात्र इंसान जिन्होंने 2 अनशेयर्ड नोबेल पुरस्कार जीते। वो एक सर्टिफाइड जीनियस थे, कोई शक नहीं, पर अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो इस आइडिया को लेकर ऑब्सेस हो गए कि विटामिन सी की हाई डोज कैंसर का इलाज कर सकती है। जब साइंटिफिक स्टडीज ने इस आइडियाज को गलत साबित किया तो उन्होंने उस स्टडीज को मानने से इनकार कर दिया। उनकी एक्सपर्ट स्टेटस की ईगो उन्हें नए सबूतों को देखने से रोक रही थी। एक सच्चा एक्सपर्ट हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है। वह जानता है कि उसका ज्ञान हमेशा अधूरा है, चाहे वो साइंटिस्ट हो। पर एक ट्रैप्ड एक्सपर्ट सीखना बंद करता है। वो कहता है मैं तो सब सीख चुका हूं, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन आपका इररिलेवेंट होना शुरू हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बिजनेसमैन, एक व्यक्ति, एक मेरा मित्र, जिसने ऐसी गरीबी देखी बचपन में, वो मेरे ही शहर में रहता था। इतनी गरीबी देखी कि वो पैसे कमाने में ऐसा मशगूल हुआ कि उसने पढ़ाई छोड़ दी 9th क्लास में, और कम से कम 5 से 6 सालों में उसने कम से कम 5 करोड़ रुपए कमा लिए और इतना एक्सपर्ट हो गया। और वो कहने लगा कि देखो पैसा मैं कमा सकता हूँ, पढ़ने की क्या जरूरत है। योगी तुमने तो MA किया, MSc की क्या मतलब है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ। और इसका ईगो इतना हो गया कि आज आप उसकी हालत देख ले तो वो वापस गरीब हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? वो तो एक्सपर्ट था, सब कुछ ज्ञानी था,
और ये हुआ कि उसका ईगो, उसने सीखना बंद कर दिया, उसने नई टेक्नोलॉजी सीखना बंद किया। उसने देखा कि बस अब तो मैं पैसा कमा रहा हूँ और पैसे से पैसे कमा रहा हूँ। सीखना बंद करने में यही धोखा हो जाता है। और वो कहते हैं ना कि ज्यादा समझदार कभी कभी इतनी बड़ी गलतियां कर देता है। कमेंट कीजिए। अच्छा, दिमागी आलस कॉन्टेक्ट मिला है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आलसी है। यह हमेशा कम से कम एनर्जी खर्च करने वाला रास्ता चुनना चाहता है, जैसे दिमागी कंजूसी। इसलिए यह सोचने के लिए शॉर्टकट, जैसे हम आजकल जोड़ बाकी कुछ भी करते हैं तो कैलकुलेटर उठाते हैं, हर्निक्स का इस्तेमाल करता है। यह शॉर्टकट ज्यादातर समय काम करते हैं, पर कभी कभी हमें बहुत ही बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। पैराडॉक्स यह है कि इंटेलिजेंट लोग कई बार दिमागी रूप से और भी ज्यादा आलसी हो जाते हैं। यह फैक्ट है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर कोई जनाब उनके दिमाग में तेजी से आया है कोई जवाब तो वह सही होगा। वो उस जवाब को डबल चेक करने की मेहनत नहीं उठाते। एग्जाम्पल, एक फेमस रिडल है, एक बायट और एक गेंद की कीमत कुल मिलाकर $10, 10 सेंट है। बैट की कीमत गेंद से ज्यादा है। गेंद की कीमत क्या है बताओ? ज्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत जवाब आता है 10 सेंट्स। यह जवाब सच है, तेज है, पर गलत है। यकीन नहीं करेंगे ना आप, सही जवाब है 5 सेंट्स। इंटेलिजेंट लोग भी अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वह अपनी पहले इंट्यूटिव पर सोच पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। इस आलस से बचने का एक तरीका है स्लो थिंकिंग को प्रैक्टिस करना। हाँ, कभी कभी स्लो थिंकिंग भी बहुत फायदेमंद होती है। जब भी कोई जरूरी फैसला हो तो अपने पहले जवाब पर तुरंत यकीन मत कीजिए, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इसका कोई और नजरिया भी हो सकता है? क्या मैं कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मिस तो नहीं कर रहा हूं? चैप्टर 7, बहस जीतना वीएस सच जानना। स्मार्ट लोग बहस करने में बहुत अच्छे होते हैं। वह शब्दों का, लॉजिक का और डाटा का इस्तेमाल करके अपनी बात को बहुत कन्विंसिंग तरीके से रख सकते हैं। पर यहाँ भी एक जाल है। वो अक्सर सच जानने के मकसद से ही बहस नहीं करते, वह बहस जीतने के लिए बहस करते हैं। यह दो बिल्कुल अलग अलग खेल है। जब आपका मकसद जीतना होता है तो आप सामने वाले की बात को समझने के लिए नहीं सुनते, आप उसे काटने के लिए सुनते हैं। आप उसकी दलीलों में कमजोरियां ढूंढते हैं। यह एक लड़ाई बन जाती है, डिस्कशन नहीं। एग्जाम्पल, 2 साइंटिस्ट एक थ्योरी पर बहस कर रहे थे। एक सच्चा वैज्ञानिक अपनी थ्योरी को डिफेंस करेगा, पर नए सबूतों के लिए खुला भी रहेगा। उसका मकसद है सच के करीब पहुंचना, न कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करना। पर एक ट्रैप्ड वैज्ञानिक अपनी थ्योरी को अपनी ईगो का हिस्सा बना लेता है। अब उसकी थ्योरी पर कोई भी हमला उस एक पर्सनल हमला बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मेरे कई मित्र भी हैं, कमेंट करते हैं कि मेरे डैडी पर, पिताजी पर एक वीडियो बना, क्योंकि उनके पिताजी कहते हैं यह बिजनेस इस तरह से करना चाहिए तो ये अच्छा होगा, और वो कहते हैं कि नहीं यह बिजनेस ऐसे करना चाहिए, और उनके पिताजी की उनसे बनती नहीं। उनके पिताजी कहते हैं तो अरे भाई मैं तो 50-60 सालों से ये बिजनेस कर रहा हूँ, तेरे को अभी इस बिजनेस में आए 2 साल हुए हैं, तू क्या जानता है? लेकिन यही वो पिताजी लोग गलती करते हैं, वो नई चीजों का आइडिया। क्योंकि जब आपके दादाजी थे, मतलब आपके पिताजी के पिताजी, उनके भी इसी बात पर बहस होती थी कि मैं ज्यादा जानता हूँ, तूने मुझे पैदा नहीं किया, मैंने तुझे पैदा किया है। और यही गलती हो जाती है, समझ रहे हैं ना आप? यह गलती हो जाती है। अब इस ट्रैप से कैसे निकले? और कुछ समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट करें। यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में आया तो और लाइक शेयर जरूर करें। हमला बन जाता है, सिर्फ जीतना ही चाहता है। इस जाल से निकलने का तरीका अपने आइडियाज को अपनी बिलीफ से अलग करना, यह समझना कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं ही यह आइडिया हूं। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब आप अपने आइडियाज को डिटच हो जाते हैं और आप उन्हें बिना ईगो के डिस्कस और डिफेंस कर सकते हैं। मैं अपनी ही बात बताता हूँ। मेरी एक शॉप भी है इलेक्ट्रिक की। जब मैं एक यहाँ एक बैंक है ऐसे ही हमारे यहाँ, तो उसमें ये कोई बैंक का एड नहीं है, तो वहाँ एक कोई मशीन है जनरेटर टाइप मशीन, वो खराब हो गई। उदयपुर से इंजीनियर भी आए, 2-3 इंजीनियर आए और उन्हें बुलाया गया, उनसे ठीक नहीं हुई। मैं उस समय किसी काम से बैंक गया हुआ था, तो उसने बोला, बैंक के जो मैनेजर साहब, उन्होंने बोला योगी जी आप ये मशीन देख लीजिए। तो उस इंजीनियर को गुस्सा, ये कौन है? ये तो एक इंजीनियर है कि आप इनसे पूछ रहे हैं? और मैंने उस मशीन को 2 मिनट से कम समय में
रेडी कर दिया और वो इंजीनियर देखता ही रह गया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपके दिमाग का ईगो इस मशीन को ठीक करने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहा था। मतलब ये उदाहरण कितना शानदार है। मतलब आप छोटे लोगों की बात सुनते ही नहीं है। कभी कभी आपसे छोटा, आपसे कम उम्र वाला या आपसे कम बुद्धि वाला आपको बेहतर आइडियाज दे सकता है, लेकिन आपका ईगो कितना आड़े आता है। डिफेंस कर सकते हैं। 8 बौद्धिक नम्रता, चैप्टर 8 बौद्धिक नम्रता। इस इंटेलिजेंस ट्रैप का इलाज क्या है? अगर और ज्यादा इंटेलिजेंस इसका जवाब नहीं है तो फिर क्या है? डेविड रब्सन कहते हैं कि इसका एंटीडोट इलाज है बौद्धिक नम्रता। बौद्धिक नम्रता का मतलब अपनी इंटेलिजेंस पर शक करना नहीं है। इसका मतलब है अपने ज्ञान की सीमाओं को पहचानना, यह मानना कि मुझसे भी बेहतर कोई हो सकता है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ पर सब कुछ नहीं जानता। जो मैंने नहीं जानता वहां मैं गलत हो सकता हूँ। कोई भी इंसान गलत हो सकता है। कहने की हिम्मत होनी चाहिए, एक्सेप्ट करने की। एग्जाम्पल सीक्रेट, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता था, उनका प्रसिद्ध कथन था, आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग। कितनी शानदार बात है। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये लाइन रोज पढ़िए और बोलिए और सुनिए। उनकी बुद्धिमानी उनके ज्ञान में नहीं बल्कि अपने अज्ञान के एहसास में है। बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह अल्टीमेट एंड इंटेलिजेंट ह्यूमिलिटी है। बौद्धिक नम्रता आपको हमेशा एक स्टूडेंट बनाए रखती है। यह आपको क्यूरियस बनाती है। यह आपको दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करती है। यह आपकी ईगो की जेल से बाहर निकालकर विचारों की खुली दुनिया में ले जाती है। यह इंटेलिजेंस को एक जाल से एक टूल में बदल देती है। चैप्टर 9, दिमाग को खुला कैसे रखें। बौद्धिक नम्रता तो ठीक है पर इसे प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए आपको एक्टिवली ओपन माइंडेड थिंकिंग की आदत डालनी होगी। यह सिर्फ ओपन माइंडेड होने से ज्यादा है। यह सक्रिय रूप से उन सबूतों और विचारों को खोजने की प्रैक्टिस है जो आपकी अपनी मान्यताओं को चैलेंज करते हो या गलत साबित करते हो। या अपने दिमाग के वकील को, एडवोकेट को फायर करके एक जासूस को हायर करने जैसा है। जासूस का काम सिर्फ सच को खोजना है, भले ही वह सच कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। एग्जाम्पल, एक इंटरेक्टर जो एक कंपनी के स्टॉक खरीदने की सोच रहा है, मोटिवेटेड रीजनिंग क्या करेगी? वह सिर्फ उन आर्टिकल और रिपोर्ट्स को पढ़ेगा जो उस कंपनी की तारीफ करते हो। एक्टिवली ओपन माइंडेड थिंकिंग क्या करेगी? वो जानबूझकर उन आर्टिकल को सबसे पहले पढ़ेगा जो उस कंपनी की आलोचना करते हो। वो खुद अपनी बेस्ट केस थ्योरी को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। यही सही तरीका है। अगर वह थ्योरी उस हमले को झेल जाती है और तर्क देती है तो वह मजबूत है। यह मुश्किल है, यह हमारी नेचुरल टेंडेंसी के खिलाफ है, पर यही समझदारी भरे फैसले लेने का एकमात्र रास्ता है। आपने कई बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले। उनको देखिए, वह जब उनका बुरा वक्त आया तो वह चमचों से इतने गिर गए कि उनके चमचे उनके हर कार्य की तारीफ करने लगे और उनकी राजनीति फेल हो गई, किसी भी पार्टी में हो। इसलिए कहते हैं कि राजा भले ही कम बुद्धिमान हो, उनके मंत्री, उनके जो मित्र, उनके जो सलाहकार, वे बुद्धिमान होने चाहिए, ईगो वाले नहीं, जो राजा की गलती को गलती कह सके। ये नहीं कि राजा की गलती को भी कहे, ओह बहुत बढ़िया राजा जी, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता, तो वह राजा जल्दी से रंक बन जाएगा। इसलिए कहते हैं निंदक नीरे राखिए। पुराने लोग भारत के कहते हैं निंदक नीरे राखिए। एडवोकेट करना सीखना होगा। चैप्टर 10, दूसरों के जूते में कदम रखना। द इंटेलिजेंस ट्रैप का एक और बड़ा कारण है पर्सपेक्टिव टेकिंग की कमी। यह समझना है कि दूसरे लोग दुनिया को कैसे देखते हैं, उनकी भावनाएं क्या है, उनके इरादे क्या है। स्मार्ट लोग अक्सर इस मेंटल स्किल में कमजोर होते हैं। वह लॉजिक की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि वह लोगों की दुनिया को भूल जाते हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग सिर्फ सहानुभूति नहीं है, एम्पैथी है, किसी के दर्द को महसूस करना। पर्सपेक्टिव टेकिंग, हम कोई एआई मशीन नहीं है, हमें महसूस करना भी आना चाहिए। यह समझना कि वह इंसान इस तरह से क्यों सोच रहा था, खाली नफा नुकसान मत देखो, क्यों महसूस कर रहा था। यह एक कन्वेंटिव स्किल है, इमोशन नहीं। एग्जाम्पल, आप एक नेगोशिएशन में हैं, आप सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोच रहे हैं। रुकिए और 5 मिनट के लिए सच में यह सोचने की कोशिश कीजिए, अगर मैं सामने वाला होता तो मैं क्या करता। जैसे आप उसके सामने उसकी जगह होते तो क्या करते?
मेरे डर क्या होते, मेरी प्रायोरिटीज क्या होती, कौन सी डील होती जिसमें उसे भी लगे कि वह जीता है। जब आप उसके जूते में कदम रखते हैं, इसका यही मतलब है कि आप सामने वाले की तरह सोचे, सामने वाला बनकर सोचे, सॉल्यूशन का रास्ता साफ दिखने लगता है। यह स्किल लीडरशिप, टीम वर्क और रिश्तों के लिए बहुत ही जरूरी है। यह आपको माई वे द हाईवे वाली सोच से निकाल कर ओवर वे वाली सोच में ले जाती है। अब रिश्तों की सोच, अपने रिश्ते कैसे सुधारें, इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो एक कमेंट कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी सब्सक्राइबर्स के भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। क्या बात कर रहे हैं? सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे हाउस फॉर रेंट, द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के फर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।